हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड DPAG 172 यानी शासन, मुद्दे और चुनौतियां। अगर आप इस पेपर कोड का गैस पेपर परचेज करना चाहते हैं, असाइनमेंट परचेज करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। आप यहाँ पे आके अपना पेपर कोड सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इजीली गैस पेपर एंड असाइनमेंट्स को परचेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं असाइनमेंट्स एंड गैस पेपर परचेज करने के लिए। इसके साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे हमारी सारी क्लासेस की अपडेशन आपको मिलती है टाइम टू टाइम। और साथ ही साथ जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उनके आपको फ्री PDF भी देखने को वहाँ पे मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। हमारी वीडियो में जो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि शासन के विभिन्न रूपों की विवेचना कीजिए। शासन का अर्थ है किसी देश या समाज में व्यवस्थाएं बनाए रखना और लोगों के हित में नियम कानून लागू करना। अलग अलग देशों और समाजों में शासन के रूप अलग अलग होते हैं। शासन के रूप इस बात को दर्शाते हैं कि सत्ता किसके हाथ में है और उसका उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है। अगर हम बात करें शासन की, तो शासन क्या कर रहा है, समाज में और देश में व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है और लोगों के हित में नियम कानून बनाता है, उन्हें लागू करता है। और अलग अलग देश और अलग अलग समाजों में शासन का हम रूप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। शासन के रूप ये दर्शाते हैं कि सत्ता किसके हाथ में है और उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता सीधे या प्रतिनिधि के माध्यम से जनता के हाथ में होती है। लोकतंत्र में लोग अपने नेताओं का चुनाव करते हैं और कानून बनाने में भाग लेते हैं। अगर हम बात करें लोकतंत्र प्रणाली की, तो लोकतंत्र प्रणाली में क्या होता है कि इसमें सत्ता जो होती है वो सीधा प्रतिनिधि के हाथ में होती है। ठीक है, सॉरी, जनता के हाथ में होती है प्रतिनिधि चुनने के लिए सत्ता। ठीक है, और जनता द्वारा ही नेताओं का चुनाव किया जाता है और फिर वो नेता क्या करते हैं, कानून बनाने में भाग लेते हैं। अगर हम बात करें लोकतंत्र के प्रकार की, तो लोकतंत्र के प्रकार कितने होते हैं? लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला है प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र जो होता है यह है जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो सरकार चलाते हैं, जैसे भारत, अमेरिका। ठीक है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो कि बाद में चल के क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं और उसे चलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा देश भारत और अमेरिका। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे निर्णय लेने में भाग लेती है, जैसे कुछ छोटे गांव या संघों में दिखाया जाता है। अगर हम लोकतंत्र की विशेषताओं की बात करें, तो लोकतंत्र की विशेषताओं की अगर हम बात करें, तो सत्ता का मूल स्रोत जनता है। ऐसा माना जाता है लोकतंत्र की विशेषता में कि जो सत्ता का जो मूल स्रोत है वो कौन है? जनता है। कानून सबके लिए समान रूप से लागू होते हैं और लोगों की स्वतंत्रता और अधिकार भी इसमें सुरक्षित रहते हैं। अगर हम लोकतंत्र की स्वतंत्रता, उसकी विशेषता की बात करें, तो लोकतंत्र की जो विशेषता है वो क्या बताती है हमें कि इसमें जो सत्ता का जो मूल स्रोत है वो क्या है? जनता है। और कानून यहाँ पे सबके लिए समान होते हैं और लोगों की जो स्वतंत्रता और उनके अधिकार है वो भी सुरक्षित रहते हैं। अब हम बात करते हैं साम्यवादी शासन की। साम्यवाद में क्या होता है? साम्यवाद में राज्य के पास सभी महत्वपूर्ण साधनों, उद्योगों का नियंत्रण होता है। यहाँ सत्ता एक पार्टी या नेता के हाथ में केंद्रित होती है। अभी हमने लोकतंत्र में समझा कि लोकतंत्र में सत्ता जो होती है, जो प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार होता है वो किसको होता है? जनता को होता है। अगर इसके अपोजिट हम बात करें साम्यवादी शासन की, तो इसमें राज्य के पास जितने भी महत्वपूर्ण संसाधन है, उद्योग है, उसका नियंत्रण किसी भी एक नेता या पार्टी के हाथ में होता है। इस प्रकार के शासन में समानता पर जोर दिया जाता है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होती है? सीमित होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को यहाँ पे सीमित रखा जाता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी बहुत कम होती है। अगर हम बात करें साम्यवादी शासन की, तो यहाँ पे जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है उसमें जनता की भागीदारी बहुत ज्यादा कम होती है। अगर हम साम्यवादी शासन की विशेषताओं की बात करें, तो इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो ये भी जान लेते हैं कि जो साम्यवादी शासन की विशेषता है वो क्या है कि राज्य प्रमुख आर्थिक और सामाजिक निर्णय लेता है। इसमें क्या होता है कि जो राज्य होता है वो ही प्रमुख होता है और वो ही आर्थिक और सामाजिक निर्णय लेने में सक्षम होता है। व्यक्तिगत संपत्ति और व्यवसाय पर नियंत्रण हो सकता है। शक्ति केंद्रित और नियंत्रित होती है। यहाँ पे जो
शक्ति जो होती है वो केंद्रित होती है और नियंत्रित होती है। अब हम बात करते हैं संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली में किस प्रकार का शासन होता है ये भी जान लेते हैं। संसदीय प्रणाली जो है वो क्या है? इसमें सरकार संसद के प्रति जिम्मेदार होती है, प्रधानमंत्री प्रमुख होता है और कानून बनाने में संसद का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें भारत और ब्रिटेन की, तो यहाँ पे भी क्या है, संसद प्रणाली व्यवस्था ही है। संसद प्रणाली व्यवस्था में क्या होता है, सरकार जिम्मेदार होती है, प्रधानमंत्री जो होता है वो प्रमुख होता है और कानून बनाने में संसद का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बात करें अगर राष्ट्रपति प्रणाली की, तो इसमें राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रमुख होता है और कार्यपालिका पर अधिक नियंत्रण रखता है। राष्ट्रपति प्रणाली की अगर बात करें हम, तो इसमें क्या होता है कि इसमें देश का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। और उसकी बात करें कार्यपालिका की, तो अधिक नियंत्रण रखता है ये। जैसे अमेरिका के अंदर भी हम देखते हैं कि राष्ट्रपति प्रणाली को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। अब हम बात करें संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषता की, तो इसकी क्या विशेषता है ये भी जान लेते हैं। जो संसदीय प्रणाली है इसमें क्या होता है, संसदीय प्रणाली में सत्ता जो होती है वो साझा होती है, ठीक है, साझा होती है, सरकार संसद के भरोसे ही चलती है। राष्ट्रपति प्रणाली में क्या होता है कि शक्ति एक व्यक्ति पे केंद्रित होती है, लेकिन जो संविधान होता है संविधान द्वारा ही वो सीमित होती है। संसदीय प्रणाली में सत्ता साझा की जाती है, सरकार के भरोसे पे ही संसद चलाई जाती है। और राष्ट्रीय प्रणाली की बात करें हम, राष्ट्रपति प्रणाली की, तो इसमें जो शक्ति है वो व्यक्ति में केंद्रित होती है, लेकिन संविधान द्वारा ही सीमित होती है। अब हम बात करते हैं साम्राज्य या राजशाही शासन की। साम्राज्य या राजशाही शासन की, इसमें सत्ता एक या राजा या शासक के हाथ में होती है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, साम्राज्य या राजशाही, इसमें क्या होती है, सत्ता किसी राजा के हाथ में होती है या तो फिर किसी शासक के हाथ में होती है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, पहला है संपूर्ण राजशाही और दूसरा है संवैधानिक राजशाही। संपूर्ण राजशाही में क्या होता है कि राजा के निर्णय अंतिम होते हैं और संवैधानिक राजशाही में राजा केवल प्रतीकात्मक भूमिका निभाता है और वास्तविक सत्ता संविधान और सरकार के हाथ में होती है। जैसे ब्रिटेन की वर्तमान व्यवस्था हम देख सकते हैं, इसका प्रमुख उदाहरण है। अगर हम बात करें राजशाही शासन और साम्राज्य की विशेषता की, या हम कह सकते हैं जितनी भी हमारी अभी तक हमने शासन व्यवस्था पढ़ी, अगर हम इनके निष्कर्ष की बात करें तो वो क्या निकल कर आता है सामने, निष्कर्ष से हमें क्या समझ में आता है ये भी हम जान लेते हैं। शासन के विभिन्न रूप क्या देखने को मिले, हमें अलग अलग विभिन्न रूप देखने को मिले शासन के, ठीक है, देशों में उनके इतिहास, संस्कृति और समाज की आवश्यकता के अनुसार विकसित हुए हैं। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होती है, जबकि अन्य स्वरूप में सत्ता क्या होती है, केंद्रित होती है। आधुनिक समय में लोकतंत्र अधिक स्वीकार्य होता है, प्रभावी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुनिश्चित किया जाता है। यानी शासन व्यवस्थाओं से हमें क्या समझ में आया कि शासन के अलग अलग रूप हैं, किसके ऊपर निर्भर करते हैं, ये किसी भी देश की इतिहास, किसी भी देश की संस्कृति या फिर समाज की किस प्रकार की आवश्यकता है उस पे ये निर्भर होते हैं। और लोकतंत्र में जनता की कितनी भागीदारी है, या अन्य स्वरूपों में अगर हम सत्ता की बात करें तो वो कितनी केंद्रित है, ये भी क्या करते हैं, शासन व्यवस्था को बताते हैं। और क्योंकि यहाँ पे न्याय, स्वतंत्रता और समानता को भी एक तरीके से सुनिश्चित किया जाता है। अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वर्तमान काल में शासन की चुनौतियों की चर्चा कीजिए। यानी कि वर्तमान समय में शासन के सामने ऐसी किस प्रकार की कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। वर्तमान समय में शासन यानी सरकार और प्रशासन को कई तरह से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान समय में सरकार को, शासन को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है या सामना करना पड़ रहा है। देश के विकास और जनता की भलाई के लिए शासन का सशक्त होना बहुत जरूरी है, लेकिन बदलते समय और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण यह आसान नहीं है। आइए हम मुख्य रूप से जितनी भी चुनौतियां उनकी चर्चा करें। यानी वर्तमान समय में जो भी हमारी शासन व्यवस्था है या सरकार है या प्रशासन है, उनके सामने बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो कि देश के विकास के लिए और जनता की भलाई के लिए शासन के ऊपर बहुत ज्यादा
सशक्त होना ज़रूरी है, लेकिन बदलते समय की अगर हम बात करें तो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण ये आसान नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी हमारे सामने, प्रशासन के सामने, जनता के सामने या सरकार के सामने ऐसी कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं, जिनको हम वर्तमान समय में देख रहे हैं। जो हमारी पहली चुनौती है, वो क्या है कि सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता। सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता की अगर हम बात करें, भारत जैसे देश में कई भाषाएं, धर्म, जातियां, संस्कृतियां हैं। इन विविधताओं के कारण सभी की इच्छाओं और जरूरतों को संतुलित करना कठोर होता है। कई बार यह असंतोष और संघर्ष का कारण बन जाता है। इसलिए शासन को सभी समुदाय के साथ न्यायपूर्ण समान व्यवहार करना पड़ता है। अगर हम बात करें सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता की, तो भारत के अंदर कई ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं, कई ऐसे धर्म जो हैं भारत के अंदर, जातियां हैं, अलग अलग संस्कृति है। क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा विविधता है और इन विविधताओं के कारण लोगों की इच्छाएं हैं और जो जरूरत है उनको संतुलित करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हमें देखने को मिल रही हैं, जो कि आगे चल के हमारे संघर्ष का कारण बन जाती हैं, असंतोष का कारण बन जाती हैं। इसलिए शासन को सभी समुदाय के लिए क्या होना चाहिए? न्यायपूर्ण होना चाहिए और एक प्रकार का सम्मान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो चुनौती है वो ये है भ्रष्टाचार। वर्तमान काल में भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती है। सरकारी अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेना, नियमों की अवहेलना करना और गलत फैसले लेना आम समस्या बन गई है। इससे विकास की गति क्या हो गई है? धीमी पड़ गई है और जनता का शासन पर से विश्वास भी कम हो गया है। अगर हम बात करें भ्रष्टाचार की, तो वर्तमान काल में हमें भ्रष्टाचार जो है हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, जो कि सरकारी अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेना, नियमों की अवहेलना करना या गलत फैसला लेना क्या कर रही है? हमारी जनता के लिए एक बहुत बड़ी समस्याएं बना रही है, खड़ी कर रही है, जिसके कारण हमारे जो विकास की जो गति है वो बहुत ज्यादा धीमी पड़ गई है। और भ्रष्टाचार के कारण ही जो जनता का विश्वास है शासन के ऊपर से, वो भी बहुत कम होने लगा है। अब हमारी जो तीसरी चुनौती है उसकी बात कर लेते हैं। हमारी जो तीसरी चुनौती है वो क्या है? आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता भी क्या है? शासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। देश में गरीबी और अमीरी के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। रोजगार की कमी, महंगाई और गरीबी शासन के लिए एक गंभीर समस्या है। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होती हैं जो सभी को आर्थिक रूप से मजबूत बना सके। यानी आर्थिक असमानता की बात करें तो हमारे देश के अंदर गरीबी और अमीरी के बीच में क्या है? एक जो खाई है, एक जो रेखा है, वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और इस रेखा का या इस खाई का बढ़ने का जो कारण है वो क्या है? रोजगार की कमी, बढ़ती हुई महंगाई और गरीबी। ये सब क्या है? एक गंभीर समस्या है शासन के सामने। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो सभी के लिए क्या है? एक आर्थिक रूप से सभी के लिए मजबूती प्रदान करे। सभी वर्ग को, चाहे वो अमीर वर्ग के लोग हो, चाहे वो गरीब वर्ग के लोग हो। इससे क्या होगा कि एक संतुलन बना रहेगा समाज के अंदर। हमारी जो नेक्स्ट चुनौती है वो है तकनीकी और सूचना प्रबंधन। आज के डिजिटल युग में सूचना तेजी से फैलती है। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर गलत जानकारी फैलाना आसान है। प्रशासन के लिए सही जानकारी का सही समय पर सही तरीके से प्रसार करना एक चुनौतीपूर्ण रूप हो गया है। अगर हम बात करें तकनीक और सूचना प्रबंधन की, तो आज के इस जमाने में डिजिटल युग है, जैसा हम सभी जानते हैं, और इसमें कोई भी जो सूचना है, चाहे वो सत्य है या असत्य है, वो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होती है। और इंटरनेट पर अगर गलती से अगर कोई गलत गलत जानकारी या कोई गलत जो फैसला है वो क्या है, अगर इंटरनेट पे प्रसारित हो जाता है प्रशासन के लिए, तो ये भी क्या है? एक तरीके से बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती देखने को हमें मिलती है। अब हम बात करें नेक्स्ट हमारी भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था। शासन के सामने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जो है ये भी एक चुनौती है। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था, सड़क पर सुरक्षा अपराध सड़क पर सुरक्षा अपराध की बढ़ती दर और न्याय प्रणाली में देरी जैसी समस्याएं शासन के लिए बड़ी चुनौती है। जनता को सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल प्रदान करना क्या है? शासन की जिम्मेदारी है। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार की अभी हम ऊपर बात कर चुके हैं कि दिन पर दिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सरकारी अधिकारियों द्वारा नियमों की अवहेलना हो रही है, रिश्वत ली जा रही है। और अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की, तो सड़क पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, अपराध जो है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और न्याय प्रणाली में भी क्या हो रहा है? हमारी बहुत सारी समस्या शासन को देखने को मिल रही है, जो कि एक चुनौती का कारण है। और जनता भी क्या है? सुरक्षित नहीं है। और भरोसेमंद माहौल प्रदान करना ये किसकी जिम्मेदारी है? शासन की जिम्मेदारी है। अगर हम बात करें हमारी नेक्स्ट चुनौती की,
जो शासन के सामने है वो क्या है? पर्यावरण और प्राकृतिक आपदाएं। पर्यावरण और प्राकृतिक आपदाएं क्या कर रही हैं? वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप भी क्या है? शासन के लिए बड़ी चुनौती है। इसमें निपटने के लिए योजनाएं बनाना, तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक है। अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन की, तो पर्यावरण और प्राकृतिक आपदाएं भी क्या है? शासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्यों है? क्योंकि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, ये सारी स्थिति भी क्या है? शासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती का कार्य कर रही है। इससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? योजनाएं बनानी चाहिए और तुरंत कार्यवाही करने की इस पे आवश्यकता होती है। हमारी जो नेक्स्ट चुनौती है शासन के सामने वो ये है कि वैश्विक और अंतरराष्ट्रीय दबाव। अगर हम बात करें वैश्विक और अंतरराष्ट्रीय दबाव की, तो शासन के जो देश है, देश के बीच व्यापार, सीमा विवाद और अंतरराष्ट्रीय नीति भी शासन को क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। इसलिए नीति निर्माण में अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रखना जरूरी है। वैश्विक और अंतरराष्ट्रीय दबाव की अगर हम बात करें, देशों के बीच में क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है और इनके बीच में क्या है कि एक सीमा विवाद और अंतरराष्ट्रीय नीति को लेके क्या हो रहा है? शासन प्रभावित हो रहा है। इसलिए नीति निर्माण में क्या है? एक अलग ही परिदृश्य देखने को हमें मिल रहा है, जिसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की, निष्कर्ष क्या कहता है कि आज के समय में शासन को कई जटिल और विविध प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण जैसी समस्याओं को संतुलित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि शासन इन चुनौतियों का सही समाधान नहीं ढूंढता, तो आज समाज में स्थिरता और विकास संभव नहीं है। यानी निष्कर्ष हमें क्या बता रहा है कि अगर शासन जितनी भी समाज में आज के समय में जटिलताएं हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान नहीं खोजने में अगर वो सक्षम हो रहा है, तो इससे क्या होगा? समाज के अंदर स्थिरता और विकास हम संभव नहीं कर पाएंगे कि स्थिरता और विकास बना रहे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में प्रभावी लोक सेवा वितरण को बढ़ावा देने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। भारत में प्रभावी लोक सेवाएं वितरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये जान लेते हैं। लोक सेवा वितरण का मतलब है कि सरकार द्वारा नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, बिजली, सड़क और अन्य सुविधाएं समय पर और सही तरीके से पहुंचाना। भारत में प्रभावी लोक सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए कई कारक महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम बात करें भारत में प्रभावी लोक सेवा वितरण की, तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं? ठीक है, तो जो लोक सेवा वितरण है, इसका क्या मतलब है कि भाई सरकार के द्वारा नागरिकों को सभी प्रकार की स्वास्थ्य जितनी भी फैसिलिटीज होती है, हमारी हेल्थ केयर की जितनी भी होती हैं, वो सब कुछ प्रदान की जाए। सरकार द्वारा नागरिकों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाए, जल प्रदान किया जाए, सड़क और बिजली निर्माण से जितनी भी हमारी सुविधाएं, वो समय पर सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना ही हमारा क्या कहलाता है? प्रभावी लोक सेवा कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कारकों की। इसका जो पहला कारक है वो क्या है? पहला कारक है सशक्त और जिम्मेदार प्रशासन। सरकारी कर्मचारियों की दक्षता और जवाबदेही लोक सेवा वितरण में सबसे बड़ा कारक है। यदि अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और समय पर निभाते हैं, तो सेवाओं का लाभ सीधा जनता तक पहुंचता है। और इसके लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी सशक्त और जिम्मेदार प्रशासन सशक्त और जिम्मेदार प्रशासन की अगर हम बात करें, ये महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि इसमें जो कर्मचारियों की जो दक्षता होती है और जो उनका जवाबदेही होता है, वो लोक सेवा वितरण में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। और इसमें उनकी जिम्मेदारी जो है वो क्या है? समय समय पर इनकी जिम्मेदारियां निभाते हैं और सेवाओं का सीधा लाभ किसको मिलता है? जनता को मिलता है। इसका जो नेक्स्ट कारक है वो ये है तकनीकी और डिजिटल का उपयोग डिजिटलीकरण का उपयोग तकनीकी और डिजिटलीकरण का उपयोग। अगर हम बात करें डिजिटल तकनीक का, तो आज डिजिटल तकनीक और ई गवर्नेंस ने लोक सेवा वितरण में क्रांति ला दी है। जैसे आधार कार्ड, ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल भुगतान और पोर्टल सेवा जैसे उपाय
सेवाओं को तेज और पारदर्शी बनाते हैं। इससे भ्रष्टाचार कम होता है और नागरिक आसानी से सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। यानी अगर हम बात करें तकनीक की और डिजिटलीकरण की, तो इसमें क्या है कि आज के समय में ई गवर्नेंस ने क्या करा है कि जितने भी हमारी सेवाएं हैं डिजिटल संबंधित, आधार कार्ड हो गया, ऑनलाइन आवेदन करना हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो गई है आज, इसको एक आसान सरलता का रूप दे दिया है, जो कि सभी नागरिक के लिए आसान है। और इससे क्या हो रहा है, इससे भ्रष्टाचार कम हो रहा है और नागरिकों को आसानी तरीके से सेवा तक इनकी सेवाएं मिल रही है, यानी नागरिकों को आसान रूप से सेवा तक इन्हें मिल रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पारदर्शिता और सूचना का अधिकार। पारदर्शिता और सूचना का अधिकार, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है लोक सेवा में। जब सरकारी कामकाज पारदर्शी होता है और जनता को उसकी जानकारी मिलती है, तो सेवाओं का सही वितरण सुनिश्चित होता है। सूचना का अधिकार कानून नागरिकों को यह सुविधा देता है कि वे सरकारी योजनाओं और सेवाओं की स्थिति जान सके। यानी पारदर्शिता और सूचना का अधिकार क्या कहता है कि जितने भी हमारे सरकारी काम है वो कैसे होते हैं, वो पारदर्शी होते हैं, जनता को उसकी जानकारी मिलती है और सेवाओं का सही वितरण उन्हें सुनिश्चित किया जाता है। और सूचना का अधिकार कानून जो है वो नागरिकों को सुविधा देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीतिगत सुधार और योजनाएं बनाना। सरकार की नीतियां और योजनाएं सरकार की नीतियां और योजनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। अच्छी तरह से तैयार योजनाएं उनके प्रभाव का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करते हैं कि सेवाएं सही समय पर और सही जगह पर पहुंचे। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए विशेष योजनाएं और सब्सिडी सेवाओं का सब्सिडी सेवाओं की योजनाएं। अगर हम बात करें नीतिगत सुधार और योजनाएं बनाना, तो सरकार क्या करती है, अलग अलग नीतियां बनाती है, ठीक है, योजनाएं बनाती हैं, और इन नीति और योजनाओं को सही समय पर सही जगह तक पहुंचाना क्या है, सरकार का कार्य है। और अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो विशेषकर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा योजनाएं बनाई जाती हैं और सब्सिडी सेवाओं को भी नागरिकों तक पहुंचाया जाता है। इसका जो नेक्स्ट कारक है वो ये है कि जन भागीदारी और स्थायी सरकार का सहयोग। अगर हम बात करें जन भागीदारी और सरकार का सहयोग, स्थानीय सरकार का सहयोग, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पंचायत और स्थानीय निकाय सेवाओं के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब नागरिक अपनी राय देते हैं और सेवा वितरण में भाग लेते हैं, तो सरकार को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेने में आसानी होती है। यानी जन भागीदारी और स्थानीय सरकार का सहयोग क्या करता है कि जितने भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो स्थानीय निकाय की सेवा हो, उसमें अलग अलग ये भूमिका निभाते हैं और नागरिक इन्हें अपनी राय देते हैं, जिससे उनका जो सेवा वितरण का जो भाग है उसमें भाग लेते हैं अपना, और सरकार को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेने में क्या होती है, फिर आसानी होती है। नेक्स्ट जो कारक है वो ये है समानता और निष्पक्षता। लोक सेवाएं बिना भेदभाव के सभी नागरिकों तक पहुंचनी चाहिए। यदि किसी विशेष वर्ग या क्षेत्र को अनदेखा किया जाता है, तो वितरण में असमानताएं और असंतोष पैदा होता है। समानता और निष्पक्षता की बात करें, तो जितनी भी लोक सेवाएं हैं वो बिना भेदभाव के सभी नागरिकों तक पहुंचनी चाहिए। किसी भी विशेष वर्ग या क्षेत्र को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। इससे क्या होगी, अगर हम अनदेखा करेंगे किसी विशेष वर्ग को या क्षेत्र को, तो इससे क्या उत्पन्न होगी, असमानता उत्पन्न होगी और लोगों में असंतोष उत्पन्न होगा। इसका जो नेक्स्ट कारक है वो ये है कि निरंतर निगरानी और फीडबैक सिस्टम। सेवा वितरण के हर चरण में निगरानी होनी चाहिए। शिकायत निवारण प्रणाली का होना आवश्यक है। नागरिक जब अपनी समस्याएं दर्ज कर सकते हैं और सुधार की प्रक्रिया देख सकते हैं, तो सेवाओं का स्तर सुधारता है, ठीक है। अगर हम बात करें निगरानी की या निरंतर फीडबैक के सिस्टम की, तो क्या है, ये क्या कर रहा है कि एक तरीके से जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उनको दर्ज कर रहा है और नागरिकों की प्रतिक्रियाओं को साझा कर रहा है, जिससे हमारा जो स्तर है शासन का वो भी सुधर रहा है। अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की, तो इसका निष्कर्ष क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। भारत में प्रभावी लोक सेवा वितरण के लिए प्रशासनिक दक्षता प्रशासनिक दक्षता, नीति सुधार, प्रशासनिक व्यवस्था, या हम कह सकते हैं नीति सुधार, पारदर्शिता, नीति निर्माण, जन भागीदारी और समानता जैसे कारक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
अगर हम बात करें भारतीय लोक सेवा वितरण की, तो इसके अंदर प्रशासनिक दक्षता भी होनी चाहिए, तकनीकी सुधार भी होना चाहिए, पारदर्शिता भी होनी चाहिए, नीति निर्माण की नीतियां भी होनी चाहिए और जन भागीदारी में समानता जैसे कारक भी होने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही इसको एक प्रभावी रूप देते हैं। इन सभी कारकों के साथ लगातार निगरानी और सुधार की प्रक्रिया भी लागू करने से ही सेवाएं जनता तक समय पर और सही तरीके से पहुंचाई जा सकती हैं। तो इसके निष्कर्ष से हमें यही समझ में आया कि प्रभावी लोक सेवाएं जो है, उसके अंदर ये सभी कारक क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे समय के अनुसार और सही समय पर जनता तक सभी प्रकार की सेवाएं हम पहुंचा सकते हैं आसानी से। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि कॉर्पोरेट शासन की अवधारणा तथा सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अगर हम बात करें कॉर्पोरेट शासन की, तो कॉर्पोरेट शासन का अर्थ है कॉर्पोरेट शासन का अर्थ है कंपनियों के प्रबंधन और नियंत्रण की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से कंपनी के हितधारकों जैसे जैसे कि शेयर धारक, कर्मचारी, ग्राहक, सरकार और समाज के हितों की सुरक्षा और संतुलन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता के साथ काम करे। अगर हम कॉर्पोरेट शासन की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जितने भी कंपनी के जितने भी प्रबंधक है या नियंत्रण की जो प्रणाली है, उसके माध्यम से चाहे वो हमारे शेयर धारक हो, कर्मचारी हो, ग्राहक हो, इन सबकी क्या हो, इन सबके द्वारा समाज के जितने भी हित हैं उनकी सुरक्षा हो और उनके बीच में एक संतुलन को स्थापित किया जाए। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कंपनी की पारदर्शिता और जवाबदेही और उनकी नैतिकता जो है वो उनके साथ कार्य करें। कॉर्पोरेट शासन की आवश्यकता क्यों है? आज की तेजी से बदलती व्यवसायिक दुनिया में कंपनियों के सामने कई चुनौतियां होती है। शेयरधारक चाहते हैं कि उनके निवेश का सही उपयोग हो, कर्मचारी चाहते हैं कि उनके अधिकार सुनिश्चित हो और समाज चाहता है कि कंपनी और सामाजिक दायित्व बने रहे। ऐसे में कॉर्पोरेट शासन यह सुनिश्चित करता है कि सभी हितधारकों के अधिकार और अपेक्षाओं का संतुलन बना रहे। आज के ज़माने में हमें क्यों ज़रूरत है कॉर्पोरेट शासन की? क्योंकि आज के ज़माने में व्यावसायिक दुनिया क्या है, वो तेज़ी से बदल रही है। कंपनियों के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं और जितने भी शेयरधारक हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका निवेश जो कर रहे हैं, उनका सही तरीके से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है और जो कर्मचारी है, वो अपने अधिकारियों की सुरक्षा चाहते हैं और समाज चाहता है कि उनका जो है, कंपनी जो है, सामाजिक दायित्व बनाए रखे। अगर हम बात करें कॉर्पोरेट शासन के उद्देश्यों की, तो कॉर्पोरेट शासन के उद्देश्य क्या हैं, ये भी जान लेते हैं। कॉर्पोरेट शासन के उद्देश्यों की बात करें अगर हम, तो वो क्या-क्या है? कॉर्पोरेट शासन के जो उद्देश्य है, वो पहला उद्देश्य ये है कि जवाबदेही। जवाबदेही की अगर हम बात करें, तो जवाबदेही क्या होता है? कंपनी के अंदर जवाबदेही का मतलब क्या होता है? इसकी बात करें, तो कंपनी में जितने भी प्रबंधक हैं, उनके निर्णयों और कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाना ही हमारा क्या कहलाता है? जवाबदेही कहलाता है। कॉर्पोरेट की अगर हम बात करें, कॉर्पोरेट के उद्देश्य की, तो जवाबदेही क्या है कि कंपनियों के प्रबंधक हैं, उनके निर्णयों को और उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाना ही इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा है पारदर्शिता। कंपनी के वित्तीय और गैर वित्तीय मामलों में स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा उद्देश्य इसका ये कहता है। तीसरा है कि नैतिकता और ईमानदारी सभी धारकों के साथ क्या होना चाहिए? एक निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए। हितधारकों का संरक्षण, निवेशकों, कर्मचारियों और ग्राहकों की अधिकारों की सुरक्षा ही इसका उद्देश्य है। सतत विकास, दीर्घकालीन लाभ और सामाजिक दायित्वों का संतुलन। दीर्घकालिक समाज और सामाजिक दायित्वों का संतुलन भी इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें कॉर्पोरेट शासन के सिद्धांतों की, तो कॉर्पोरेट शासन के सिद्धांत कौन-कौन से हैं, ये भी जान लेते हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है कॉर्पोरेट शासन का वो है पारदर्शिता। पारदर्शिता क्या होती है, ये भी जान लेते हैं। पारदर्शिता कंपनी को अपने वित्तीय और संचालन संबंधी मामलों को सही जानकारी और सभी हितधारकों को देनी चाहिए। पारदर्शिता क्या है? पहला सिद्धांत क्या कहता है कि भाई जितने भी कंपनी है, उनका जितना भी वित्तीय और संचालन संबंधित जितने भी मामले हैं, उनकी एक सही जानकारी हितधारकों को देनी चाहिए। जवाबदेही की बात करें तो हम प्रबंध और बोर्ड
सदस्यों को अपने निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। न्याय संगतता, सभी शेयर धारकों को हितधारकों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार होना चाहिए। उत्तरदायित्व, कंपनी को कानूनी, सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। सत्यता, आर्थिक लाभों के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरणीय हितों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है कि जो हमारा कॉर्पोरेट शासन जो है उसका जो निष्कर्ष है वो क्या कहता है कि अच्छा कॉर्पोरेट किसी भी कंपनी की सफलता की क्या होती है, एक कुंजी होती है। अच्छा कॉर्पोरेट शासन जो है वो किसी भी कंपनी की एक कुंजी होती है। यह ना केवल निवेशकों का विश्वास बढ़ता है, ठीक है, बल्कि कंपनी की छवि और उसकी दीर्घकालीन विकास में भी मदद करता है। पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन कर कंपनियां न केवल आर्थिक लाभ प्राप्त करती हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक योगदान भी दे सकती हैं।